आरोही आदित्य के दुख को कम करने के लिए उसका ध्यान भटकाना चाह रही थी, पर अनजाने में उसने आदित्य के गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आदित्य ने आरोही का हाथ पीछे से कस के पकड़ लिया और उसके बहुत करीब आ गया। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर आरोही थोड़ी सी घबरा गई। बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं? आदित्य ने गुस्से में गरजते हुए कहा तो आरोही घबराते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? आदित्य ने आंखें दिखाते हुए कहा। आदित्य को इतने गुस्से में देखकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए। वो धीमी आवाज में बोली, यू आर हर्टिंग मी आदि। ये सुनकर आदित्य आरोही की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें भरी हुई थी और उसका चेहरा भी काफी डरा हुआ था। उसकी आंखों में देखते ही आदि को एहसास हुआ कि वो सच में आरोही को बिना बात के तकलीफ दे रहा है। अपनी गलती को महसूस करके आदित्य ने आरोही की आंखों में देखते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे हटते हुए शर्मिंदा होकर बोला, आप वो सॉरी, मैं इट्स ओके। आरोही ने आंसू पोंछते हुए कहा तो आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगा, मैं इसे कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। ये लड़की क्या है? मैं आज तक इसे सिर्फ तकलीफ ही देता आया हूं और ये मुझे हमेशा इतनी आसानी से माफ कर देती है। तुमने इतनी जल्दी माफ कर दिया मुझे? आदित्य ने नजरें झुकाकर पूछा तो आरोही मुस्कुरा कर बोली, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अब तक कृति की बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और उसी फ्रस्ट्रेशन में आपने ये सब कुछ किया है। मेरा यकीन करिए, उसका इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था और न ही इन सब में आपकी कोई गलती है। कभी कभी तो लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। आदित्य ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो आरोही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपको जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ चेहरे से कॉम्प्लिकेटेड लगते हो, पर आपका दिल अभी भी एक मासूम बच्चे जैसा है। आरोही की बातें सुनकर आदित्य एक बार फिर से सोच में पड़ गया। मत किया करो ऐसी बातें प्लीज। तुम्हारी बातें मुझे हर बार तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, पर मैं एक बार फिर से धोखा नहीं खाना चाहता। मैं जानता हूं तुम अच्छी हो आरोही, पर मुझे अपनी किस्मत पर अब रत्ती भर भी यकीन नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब आदित्य को आरोही की बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बात ही बदल दी। शायद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कोई मदद मिलने वाली है। आरोही आदित्य की चतुराई समझ गई थी और मन ही मन सोचने लगी, मैं जानती हूँ आप अभी इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहते, इसीलिए बात को बदल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आप मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे। हाँ, वापस चलते हैं, आरोही ने कहा और दोनों वापस लौटने लगे। अब चलते हैं कुणाल और कृति के पास। कुणाल और कृति भी बस चलते ही चले जा रहे थे। उन्हें भी मदद मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। शाम होने के साथ साथ अंधेरा भी होने लगा था और जंगली जानवरों की आवाजें भी आनी शुरू हो गई थी। कुणाल, आई थिंक अब हमें आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। आगे जंगल ही होगा। देखो ना, कितनी डरावनी आवाजें आ रही है। कृति ने डरते हुए कहा तो कुणाल हंसते हुए बोला, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? कुणाल को हंसते देख कृति बहादुरी का नाटक करते हुए बोली, डर? और मुझे? नेवर। इनफैक्ट मैं तो अकेले भी इस जंगल में जा सकती हूँ। अच्छा, तो फिर चलो। कृति की झूठी बहादुरी देखकर कुणाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अब कृति के सामने और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप कुणाल के पीछे पीछे चलती। दोनों अभी कुछ दूर ही चले थे कि तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी जंगली जानवर की आवाजें सुनाई दी। आवाज सुनते ही कृति की सारी बहादुरी गायब हो गई। वो फटाफट से जाकर कुणाल के गले लग गई और उसने अपनी आंखें भी कस के बंद कर ली। अरे क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, अब क्या हुआ? कुणाल ने हंसते हुए कहा तो कृति डरते हुए बोली, अरे वो मैंने ऐसे ही कहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलो यहाँ से। कृति की मासूमियत भरी बातें सुनकर कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर अपना हाथ रख लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। कृति बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसने कुणाल को अभी से कस के पकड़ के रखा था। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा। प्लीज वापस चलो यहाँ से, कृति ने डरते हुए कहा। ओके चलो, कुणाल ने कहा तो कृति कुणाल से दूर हटकर उसकी आंखों में देखने लगी। कुणाल भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें मानो कृति से कह रही हो, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ भी नहीं हो सकता। कुणाल की आंखों में डूबकर कृति सोच में पड़ गई। ये क्या हो रहा है? अभी तो मुझे इतना डर लग रहा था, पर इसकी आंखों में देखते ही सारा डर एकदम से गायब हो गया। कुछ तो है हमारे बीच, जिसे मैं महसूस तो कर रही हूँ पर समझ नहीं पा रही। कुणाल ने धीरे से कृति का हाथ पकड़ा और वापस चलने का इशारा किया। कृति ने भी उसका हाथ कस के पकड़ लिया और वो दोनों भी वापस आने लगे। उधर अदिति की सुई अभी तक एक ही जगह पर अटकी पड़ी थी, इसीलिए वो अतिरेक पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है।
तुम बस मुझे ये बताओ कि तुमने उन लोगों को जंगल क्यों भेजा है? तुम जानते हो ना आदित्य भैया ने मेरी जान बचाई है, तुमने उनकी जान ही खतरे में डाल दी। तुम क्यों करते हो ऐसी हरकतें? तुम्हें किसी के एहसान की कोई वैल्यू भी है कि नहीं? मर गया। ये राजधानी एक्सप्रेस तो फिर से उसी ट्रैक पर आ गई। अतिरेक बड़बड़ाया और फिर अदिति को समझाते हुए बोला, वैल्यू है तभी तो कर रहा हूं ना। आदि भैया ने तेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ओह, तो उन्हें इस खतरनाक जंगल में भेजकर तुम एहसान चुका रहे हो उनका? अदिति ने गुस्से में पूछा तो अतिरेक झल्ला कर बोला, यार तू हमेशा हमेशा गलत ट्रैक क्यों पकड़ती है? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सही ट्रैक पर तो हमेशा तुम ही होते हो। अदिति ने मुंह बनाकर कहा तो अतिरेक सिर पीटते हुए बोला, यार तू समझ क्यों नहीं रही है? आदित्य भैया और आरोही दी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस वो दोनों ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब तक हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे वो एक दूसरे के दिल की बात कैसे जान पाएंगे? आदि भैया को अगर इस वक्त किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो आरोही दी, वही है जो उन्हें उनके अतीत से बाहर ला सकती है। इसीलिए मैं उन दोनों को मिलाकर आदि भैया की मदद ही कर रहा हूँ। कुणाल भैया और कृति भी उसी रास्ते पर है, इसीलिए मैंने उन्हें भी साथ में भेज दिया। हाँ, और चाहे उन्हें जंगल में कुछ भी हो जाए फिर? रियली अतिरेक, तुम कभी प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते? अदिति ने खींच कर कहा तो अतिरेक मुस्कुरा कर बोला, उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की ताकत है। दिल के मामले में प्रैक्टिकली नहीं, दिल से सोचना पड़ता है। दिल का काम ना केवल ब्लड पंप करना ही होता है, सोचना नहीं। इसलिए बेहतर होगा तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अदिति ने मुंह फेर कर कहा तो अतिरेक बेचारा सा मुंह बनाकर सोचने लगा, हे भगवान, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? ये लेडी आइंस्टाइन मेरे लिए ढूंढ के रखी थी क्या आपने? तेरा कुछ नहीं हो सकता अतिरेक। दिमाग लगाने वाली जगह पर दिमाग लगाता हूं मैं, तेरी तरह हर जगह नहीं लगाता। अतिरेक ने भी मुंह बनाकर कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है मुझे कि कितना दिमाग लगाया है तुमने। आई एम टेलिंग यू अतिरेक, अगर उन चारों को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना तुम। अदिति ने चेतावनी देते हुए कहा तो अतिरेक मुस्कुरा कर बोला, और अगर मेरे इस प्लान से उन चारों के बीच में दूरियां कम हो गई तो? वो सही सलामत वापस आ गए तो तुम्हारे नेक्स्ट प्लान में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अदिति ने उसे घूरते हुए कहा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, सोच ले। सोच लिया, अदिति ने मुंह फेर कर कहा और फिर वो दोनों उन चारों के आने का इंतजार करने लगे।